and welcome to the fifth lecture of our alternating current discussion. आज के लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में कुछ बातें जो हम लोग चर्चा किए थे, इसका आज यूज पड़ेगा, उन बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। हमने ये डिस्कस किया था, जब किसी रजिस्टर के क्रॉस अल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं जिसका ईएमएफ अगर E is equals to E naught sin ओमेगा टी है, तो इस E naught को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम वोल्टेज, इसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज। इस केस में करंट अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम करंट, तो आपको कहिए कितना होगा? जैसा करंट पूछे वैसा वोल्टेज। मैक्सिमम करंट पूछे तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वोल्टेज बाय R, I naught is equals to E naught by R। ठीक है। अगर आपसे RMS करंट पूछे, RMS करंट, तो कैसा EMF लिखेंगे? E RMS by R। और ये बताए थे कि रजिस्टर के केस में जिधर EMF होता है उधर ही करंट भी होता है। EMF और करंट सेम फेज में होता है, इन सेम फेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? फेज का मतलब साइन के बगल में जो एंगल है, ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो ईएमएफ में भी एंगल कितना है? ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन अगर लिखें हम लोग, तो करंट का भी इक्वेशन होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। रजिस्टर के केस में करंट का भी इक्वेशन क्या होता है? I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। तो सेम फेज है ना, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। सो रजिस्टर में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होता है। अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर की, ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C है, इसके क्रॉस अगर अल्टरनेटिंग सोर्स को लगा दें जिसका ईएमएफ E is equals to E naught sin ओमेगा टी है, फिर से E naught क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। बताइए करंट क्या लिखेंगे? अगर मैक्सिमम करंट चाहे तो मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, बाय करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। सब केस में वही फॉर्मूला, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस को R कहते हैं, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को XC कहते हैं, और XC का क्या नाम है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा C। 1 बाय, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये भी बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस। किसका? कैपेसिटर का। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। ऐसा यूनिट इज ओम। अगर आपसे आरएमएस करंट पूछे तो क्या लिखोगे? ई आरएमएस। आरएमएस करंट पूछे तो आरएमएस वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। देखो एक ही जैसा फॉर्मूला है सब, लेकिन इस केस में करंट जो है वो लीड करता है। इस केस में करंट क्या होता है? कैपेसिटर में लीड करता है। तो अगर हम लोग वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं तो करंट को इस तरह से दिखाएंगे और कहते हैं कि करंट क्या करता है? लीड करता है। करंट लीड्स ईएमएफ। क्या मतलब इसका? कि अगर हम लोग करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखिए इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। 90 डिग्री से करंट क्या है? ज्यादा है। ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है? ज्यादा है, लीड कर रहा है, इसलिए करंट ऊपर दिखा। ठीक। तीसरा चीज बात किए थे इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर के इंडक्टेंस को हम लोग L से लिखते हैं। इंडक्टर के इंडक्टेंस को L से लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हेनरी। कैपिटल L से लिखते हैं। अगर इंडक्टर के क्रॉस आप अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दीजिए, E is equals to E naught sin ओमेगा टी, तो इसमें जो करंट होगा मैक्सिमम I नॉट, वो क्या लिखेंगे? E नॉट अपॉन इंडक्टर का रेजिस्टेंस, है ना। तो इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम लोग XL से लिखते हैं और XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी ऐसा यूनिट ओमी है। एंड व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इट इज अगेन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। ठीक है। अच्छा, इस एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एस। एक्सेल का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है हमेशा? 2 पाई एफ। व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। वैसे दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी, और यूएसए में है 60। इंडिया में 50 हर्ट्ज है और यूएसए में 60 हर्ट्ज है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ठीक। इंडक्टर के केस में करंट क्या होता है? लैग करता है। इसलिए अगर इसका डायग्राम बनाए तो ईएमएफ अगर यहां दिखाएंगे तो करंट को नीचे दिखाएंगे, क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट जो है ईएमएफ से लैग करता है। करंट लैग्स फ्रॉम ईएमएफ। क्या मीनिंग इसका? कि अगर हम लोग करंट का डायग्राम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, 3-4 बातें, बस इतनी बातें याद रखती। करंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस है, क्या फॉर्मूला होता है? तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी होता है, 1 ओमेगा से फॉर्मूला। इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, फॉर्मूला ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला 2 पाई एफ। और उसके बाद करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन? तो रेजिस्टर में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होता है, इसमें लीड करता है, उसमें लैग करता है। इक्वेशन में क्या फर्क होता है, समझ गए? यहां ईएमएफ का इक्वेशन अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें अगर लिखना हो करंट का इक्वेशन तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर देंगे, और उसमें कभी कोई आपको इक्वेशन लिखते हुए पूछा सकता है कि करंट का क्या इक्वेशन होगा। तो पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे ना, पूरा L4 उसका ये समरी है। आपके लिए इतना बात एकदम माइंड में नट सेल में याद होना चाहिए। पिछले क्लास में यही इसको पूरा डिराइव करके एक चीज बराबर लिख के बताए थे, है ना? इतना बात लिखिए, समझिए, फिर इससे बेस्ड हम लोग आगे सवाल करेंगे। तो अब हम लोग सर्किट्स पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ना सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट सबसे पहले ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसको सीख गए ना तो बाकी इसको देख करके आसान रहेगा। देखिए कैसे हम लोग सीखते जा रहे हैं आरएलसी सर्किट। अब इसको आरएलसी सर्किट कहो, एलसीआर सर्किट कहो, सीआरसी कहो, सीआरएल कहो, कुछ भी कहना है कहो, मतलब रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। एक एक करके पॉइंट अच्छे से बात समझिए। अभी एक इसमें एक रेजिस्टर होगा, एक इंडक्टर होगा और ये कैपेसिटर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। एंड अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कर रहे हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ सीरीज ही है, लेकिन जेई एडवांस के लिए हम लोग पैरेलल सर्किट का भी बात करेंगे, ठीक है, और उसका भी चर्चा करेंगे। बट that will be the last question of our alternating current discussion। वो लास्ट में, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सब चीज जेई मेंस में भी है, आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है वो चीज, लेकिन सिर्फ जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्टर R, ये इंडक्टर L, ये कैपेसिटर C, और इसके क्रॉस हम लोग एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं। इसका EMF E is equals to E naught sin omega t। What is E naught? मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। अब अगर आपसे I naught पूछे तो क्या कहोगे? E naught बाय इस सर्किट का रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा? वोल्टेज बाय इस सर्किट का रेजिस्टेंस। इस सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सीखिए। इस सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोग निकालने के लिए एक तरीका का यूज करते हैं, और वो तरीका ये है। इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कहते हैं कि आप R को इस तरह से दिखाइए। R को मतलब रेजिस्टेंस को आप x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, L इंडक्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको आप नीचे दिखाएंगे XL, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को आप ऊपर दिखाएंगे X
ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे दिखा है, ये पॉजिटिव वाई में, ये नेगेटिव वाई में। ये चीज बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी फेजर बनाए थे। रजिस्टर में क्या था, करंट और ईएमएफ सेम फेज में था, तो अगर आप इसको ईएमएफ जैसा समझेंगे तो सेम फेज में देखो इधर का दिखाया था रजिस्टर में, कैपेसिटर में करंट क्या हो रहा था, इससे देखो कैपेसिटर वाला ऊपर है और इंडक्टर में करंट इससे देखो नीचे, ठीक है ना। अब 3 केसेस पॉसिबल है। पहला केस ये है कि XC और XL बराबर हो जाए, पहला केस तो यही है कि XC और XL तभी हम लोग तो कैंसिल हो जाएगा, नेट खाली R के बराबर बचेगा। वो सबसे हम लोग लास्ट में केस करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान है और उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स में रेजोनेंस बहुत बार मिलता है वर्ड, ठीक है, 3 बार मिलता है फिजिक्स में रेजोनेंस वर्ड। पहली बार मिलता है साउंड में, तो 2 साउंड अगर सेम फ्रीक्वेंसी का है तो सेम फ्रीक्वेंसी फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं, ठीक। फिर मिलता है साइक्लोट्रॉन में, वहां भी साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल घूमता है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी और जो हम लोग एक वोल्टेज लगाते हैं उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो उसको भी हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तीसरा यहां जब XC और XL सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक। अभी उसकी चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में रेजोनेंस के बारे में चर्चा करेंगे जब XC और XL बराबर हो जाएगा तब। पहला केस ये पॉसिबल है। दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि XC XL से, जैसा हम यहां दिखाया है, अगर XC XL से बड़ा हुआ तो नेट हम किधर दिखाएंगे, ऊपर, इस तरह से दिखा दे और उसको कितना लिखोगे, XC माइनस XL, और ये 2 वेक्टर जैसा, ये वेक्टर है नहीं लेकिन वेक्टर ऐसा ट्रीट कीजिए, ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट है, देखो, है ना। तो इसके पैरेलल यहां लाइन खींचिए, इसके पैरेलल यहां लाइन, टेल टू टेल मतलब कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ की ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ में हेड टू टेल होता है, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल होता है। इसको मिलाए, ये इनिशियल टेल से फाइनल ये जो डायगोनल बना, इसको हम लोग नेट रेजिस्टेंस कहेंगे। नेट रेजिस्टेंस को Z से लिखते हैं, नेट रेजिस्टेंस को Z से लिखते हैं। बताओ ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये लेंथ हो गया R स्क्वायर प्लस ये लेंथ XC माइनस XL का। देखो अगर समझते चलोगे ना खाली तो कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली समझते चलो अच्छे से। इस Z को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, इस Z को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। What is impedance? Net resistance of the circuit. Of the circuit. So this is impedance. Z is equals to under root R square plus XC minus XL का whole square. ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, और याद रखना बहुत आसान है, सिर्फ ये डायग्राम बनाओगे तो याद हो जाएगा। बोलो अगला पॉइंट, ये जो XC माइनस XL लिखे ना, इसको रिएक्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, XC माइनस XL क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। XC क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या तो वर्ड में रिएक्टेंस था कि नहीं, व्हाट वाज XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोनों के डिफरेंस को रिएक्टेंस कहते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट में है ना। तो क्या मैं Z को ऐसा भी लिख सकता हूं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। बोलो व्हाट इज R, रेजिस्टेंस, व्हाट इज X, व्हाट इज XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, व्हाट इज XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये समझ गए। अब अगला हम लोग चर्चा क्या शुरू किए थे कि ये एक सर्किट दिया हुआ है, कैसा भी सर्किट दिया हो सकता है, उसमें मेरे से वो करंट पूछेगा। अगर मैक्सिमम करंट पूछेगा तो वोल्टेज भी क्या लिखेंगे, अगर आरएमएस करंट पूछेगा तो आरएमएस वोल्टेज लिखेंगे। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो अब मुझे रेजिस्टेंस लिखना है, तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो निकालना हम लोग सीख गए। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो रख देंगे यहां। बोलो निकल गया करंट की नहीं निकला, आसान की फास्ट, आसान भी फास्ट भी, बहुत जल्दी निकला ना। टफ की मुश्किल, ना टफ ना मुश्किल, आसान है ना। चलो अब क्या पूछ सकता है, करंट का इक्वेशन बताइए, ये ना पूछ सकता है। करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ, I इज इक्वल्स टू I नॉट निकाल लिए, साइन
ओमेगा टी प्लस कुछ फेज होगा, प्लस कुछ उसको कहेंगे फाई। और ये फेज कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल को फाई कहते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं फाई। बताओ ये फाई कितना निकाल सकते हो, बताओ tan फाई क्या लिखोगे, xc माइनस xl बाय r लिखोगे ना, तो यहां से फाई आ जाएगा tan इनवर्स, इस तरह से फाई निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्या नाम है अंजलि, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन एलसीआर सर्किट डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट। ठीक है, पूरा इस तरह से फिर बनाइएगा। करंट का देखिए इक्वेशन लिख रहा है, I इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई का वैल्यू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स xc माइनस xl बाय r। थोड़ा छोटा सा लिख रहा है, ये करंट का इक्वेशन हो जाएगा, लिख दोगे नहीं लिख दोगे। हेंस ड्रॉ इंपेडेंस ट्रायंगल, फिर क्या बोलेगा, इंपेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करो, तो कर लेंगे नहीं कर लेंगे, देखो इंपेडेंस ट्रायंगल इसी को बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंपेडेंस ट्रायंगल। शॉर्ट में इसको दिखा रहे हैं बना के, ये हो गया अपना R, ये हो गया Z, और ये हो गया xc माइनस xl, ये हो गया फाई, इसे क्या बोलते हैं, इंपेडेंस ट्रायंगल। अब देखिए अगर xc, हम लोग पहला केस तो यही डिस्कस किया था ना कि xc क्या है, xl से ज्यादा है, तो ये नेट ऊपर आया तो फेज ऊपर दिखा, अगर फेज ऊपर दिखेगा हम लोग कहेंगे कि करंट लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। अगर फेज ऊपर दिखा मतलब करंट लीड कर रहा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि अगर XC ग्रेटर देन है XL से, मतलब करंट लीड्स EMF, मतलब यहां पे आप प्लस लिखोगे, ठीक है, ये प्लस पार्ट। और अगर XL ज्यादा हुआ तब, if XL is greater than C, then current lags from leads from, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मान लो XL ज्यादा हुआ XC से, डायग्राम कैसे बनाओगे, नीचे मतलब नेट हो जाएगा नीचे XL माइनस XC, ऐसे दिखता, ये नीचे दिखता खाली फाई, कोई दिक्कत। अच्छा, अगला पॉइंट कि अगर सर्किट आपसे क्वेश्चन में लिखेगा कि इन एन LR सर्किट, क्या लिखेगा, LR सर्किट, तो LR सर्किट का मतलब उसमें क्या खाली होगा, L और, तो C को भूल जाइए, भूल गए। अब फेजर डायग्राम बनाइए, R आप ऐसे दिखाइएगा, XL दिखाना होगा, किधर दिखाओगे, XC दिखाएंगे, है ही नहीं, खाली उन दोनों का रिजल्टेंट लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। इंपेडेंस का क्या फॉर्मूला आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, है ना, इसलिए हम जान करके तीनों वाला लिए। अब मान लो L हटा दिया, RC सर्किट, समझ गए क्या कहना चाह रहे, खाली R दिखाएंगे, XC ऊपर, नेट ऊपर की तरफ हो जाएगा, बोलो। मतलब LCR सर्किट जो है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका नेट जो है वो कैपेसिटर जैसा होता है या रजिस्टर जैसा, सॉरी कैपेसिटर जैसा होता है या इंडक्टर जैसा होता है। इस सर्किट को नेट कैपेसिटिव कहते हैं अगर फाई ऊपर है, मतलब XC अगर ज्यादा हो इस केस में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेट कैपेसिटिव, क्योंकि कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें, XC के XL ज्यादा है, बोलो। और नेट रिएक्टिव, नेट इंडक्टिव कब कहेंगे, जब XL ज्यादा हो, क्लियर। इसमें एक दो और टर्म है, एक टर्म आपसे पूछेगा पावर फैक्टर, क्या पूछेगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हम लोग बोलते हैं cos फाई को, cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या फॉर्मूला होगा इसका, इतना टाइम, cos फाई इसका कैसे बता सकते हो, R बाय Z। अब इसको पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला लिखा गया, ये अगला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, पावर, और पावर जो हम लोग निकालते हैं उसको एवरेज पावर याद रखिएगा,
पावर बोले या एवरेज पावर बोले एक ही चीज होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो हम लोग पावर निकालते हैं वो कौन सा पावर है? एवरेज पावर। और इसका फॉर्मूला होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। देखो अभी तक जो हम लोग पावर पढ़ते थे वो क्या होता था? V इंटू आई क्या होता था? देखो लेकिन यहाँ क्या है? V की जगह VRMS है, I की जगह, लेकिन बगल में कॉस फाई ही है। कॉस, तो पावर में एक नया फैक्टर आ गया, इसलिए कॉस फाई को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, है ना। इस बारे में भी पावर के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे, एक दो पॉइंट और हमको चर्चा करना है कि जैसे इसमें अगर पूछें कि कौन किसमें किसमें पावर लॉस हुआ, तो पिछले क्लास में आपको एक कहानी सुनाए थे। क्या सुनाए थे? हाँ, एक पापा हैं, बड़ी कमाते हैं, है ना। कौन? कैपेसिटर एनर्जी को क्या करता है? बैंक अकाउंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। दूसरी मम्मी है बेचारी, वो भी बहुत मेहनत करती हैं, किसमें? इंडक्टर वो है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करते, चीनी का डब्बा में, है ना। और नालायक बेटा कौन है? रजिस्टर, वो क्या करता है? पैसा को, ठीक है। मतलब अगर ये जो पावर है, मतलब हीट जो लॉस होगा किसमें होगा? सिर्फ रजिस्टर में। मम्मी पापा को देखो बहुत जल्दी कपड़ा नया खरीदते हुए, कभी नहीं, बहुत कम रहे। तो मम्मी पापा को बेटा जब कमाने लगता है तब खरीद के देता है इन जनरल। तो रजिस्टर जो होता है उसमें हीट लॉस होता है। ये जो पावर डिसिपेट होता है वो किसमें होता है? रजिस्टर में। इंडक्टर में कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होता, कैपेसिटर में कोई भी पावर डिसिपेट, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप पिछले क्लास को याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, इंडक्टर में फेज एंगल कितना था? फेज एंगल मतलब ये वाली चीज, I is equals to I naught sin omega t plus phi लिखे थे ना, इसको फेज डिफरेंस कहते हैं। phi को क्या बोलते हैं? तो इंडक्टर का फॉर्मूला भी याद आ रहा है करंट का, लिखे थे I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2, लिखे थे ना। मतलब फेज का डिफरेंस कितना का था? pi by 2 का, यहाँ रख दो pi by 2, cos pi by 2 कितना? 0। इंडक्टर में कोई भी पावर डिसिपेट, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना होता है? 9 pi by 2। कैपेसिटर याद करो, उसमें ये प्लस pi by 2 था, पावर क्या होगा? लॉस। इसलिए कैपेसिटर और इंडक्टर को हम लोग वॉटलेस, वर्ड सुनना, वॉटलेस, वॉट आया है, वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का, WATT, वॉटलेस, LESS, वॉटलेस एलिमेंट ऑफ द सर्किट कहते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग वॉटलेस एलिमेंट ऑफ द सर्किट कहते हैं। अब ये सब मैं लिखवा दूंगा, इसको हम लोग वॉटलेस एलिमेंट ऑफ द सर्किट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पावर डिसिपेट, फिर से क्या बोलते हैं? वॉटलेस एलिमेंट। मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि अभी एक और टर्म मिलेगा, वॉटलेस करंट, दोनों में फर्क है। वॉटलेस एलिमेंट किसको बोलते हैं? कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक, अभी इस बारे में और चर्चा करेंगे, सब बातें लिखाएंगे। पहले इसको लिखो यहां पे। देखो हम लोग पावर इन एसी सर्किट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पावर इन एसी सर्किट, अभी देखो हम यहां पे ना डेरिवेशन करेंगे। एक ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है लेकिन बहुत बच्चा को ये डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कैसा भी सर्किट होगा उसमें ईएमएफ लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट होगा वो क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल होगा फेज डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फाई। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली सीखे तो हम लोग ईएमएफ को इधर दिखा रहे हैं तो करंट ऐसे होगा और इनके बीच का ये एंगल कितना है? फाई। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्लस फाई है कि माइनस फाई। अभी हम प्लस लिए, तो कुछ लोग उसको डिराइव करने का एक सिंपल तरीका बोलते हैं, बोले देखो करंट वेक्टर है नहीं, लेकिन यहां पे वेक्टर के तरह ट्रीट करो तो आई के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ इसको कहेंगे आई कॉस फाई और दूसरा ऊपर की तरफ इसको कहेंगे आई साइन फाई। ठीक है, ये जो पार्ट है करंट का, क्योंकि ये ईएमएफ के डायरेक्शन में है तो ये मिल करके पावर दे देगा, एवरेज पावर। और एवरेज पावर इसलिए कितना होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता था पहले, तो वोल्टेज हो गया E इनटू
आई कॉस फाई। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सिर्फ एक नाम लेते हैं तो ईएमएफ मतलब कौन सा ईएमएफ, करंट का भी एक नाम लिए मतलब, तो इसलिए ये हो गया ई आर एम एस इंटू, लिख ही देते हैं, ठीक। और ये जो पार्ट है आई आर एम एस साइन फाई, ये पावर के में कोई रोल नहीं किया, इसलिए इस पार्ट को हम लोग वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट कहते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट या वॉटलेस करंट भी कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछ देगा वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट बताइए कितना, मतलब आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, आई आर एम एस इंटू साइन फाई। इसको हम लोग इडले करंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, या आइडल करंट, आइडियल नहीं आइडल, जो कुछ काम नहीं करता ऐसे पड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइडल। ठीक है, तो आइडल बोल दो, इडली बोल दो, इडले बोल दो, जो बोलना है। वैल्यू कितना होता है, आई आर एम एस साइन फाई। क्लियर। तो एक तरीका डेराइव करने का ये है, आपके एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, लेकिन इन जनरल ये जो तरीका है इसको एक नंबर के लिए आप यूज करेंगे, लेकिन अगर 2-3 नंबर का सवाल आ जाए तो फिर मैथमेटिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, कोई भी चीज का एवरेज का क्या मतलब होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, है ना। तो एवरेज पावर का मतलब कि पावर का पहले dt के साथ इंटीग्रेशन कीजिए और फिर टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कीजिए। पावर का पहले dt के साथ और फिर टाइम के साथ डिवाइड कीजिए, टोटल टाइम के साथ। तो एवरेज पावर होगा, पावर कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज इनटू करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी होल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 1 टाइम पीरियड। तो एवरेज पावर लिखेंगे, देखो ई नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, है ना, बाय टी भी बाहर, बाकी बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 से टी में साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। अब यहां के बाद हम 2 बार बता रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन मैथ्स वाले लोगों को करना होता है, मेडिकल वाले लोग कुछ नहीं, इसके बाद डायरेक्ट लिख देना, पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस वाई, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरह लिखा हुआ है। डन। इंजीनियरिंग वाले लोग को हम स्पेसिफिकली बोलेंगे, अगर आपको बोर्ड के लिए सिर्फ प्रिपेयर करना है तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना, ये इतना यहां से यहां तक, यू विल गेट योर फुल मार्क्स। लेकिन आपको एटलीस्ट जानना चाहिए कि ये कैसे आया, इतना वैल्यू ये किसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, हाउ दिस स्टेट, वो मैं बोल रहा हूं। आप लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं, आप लोग को वो करना है खुद से, उसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कैसे किया गया है। देखो आप क्या करना है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देना और 2 से ही डिवाइड कर देना। पहला काम क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, 2, ये 2 है, इसमें 2 √2 है, √2 इंटू, तो ई नॉट बाय √2 ई आर एम एस होता है, आई नॉट बाय √2 हो गया। अब 2 साइन सी इंटू साइन डी फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है, cos c प्लस डी माइनस cos c माइनस डी, ठीक है, या उल्टा cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। एक बार देख लीजिएगा, उस फॉर्मूले के यूज से इंटीग्रेट कर दीजिए, वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फिर इंटीग्रेट कर दीजिएगा। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा, बहुत खतरनाक नहीं, इंटीग्रेट करके आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक, पक्का। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। क्लियर। ये डेरिवेशन है, मैंने आपको सिखा दिया इडले करंट क्या होता है, आईआरएमएस क्या होता है, cos फाई क्या होता है। cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो कभी कोई आपसे पूछेगा पावर फैक्टर बताइए, मतलब किसका वैल्यू बताइए, cos फाई। नोट करके हम लोग एक पॉइंट और लिखेंगे, जो अभी मैंने कहा था कि कैपेसिटर और इंडक्टर में कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होता, नो पावर इज डिसिपेटेड, no power is dissipated
इन कैपेसिटर और इंडक्टर, एंड सो दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, वॉटलेस एलिमेंट ऑफ सर्किट, वॉटलेस एलिमेंट ऑफ सर्किट। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि फाई इनके लिए 90 डिग्री होता है, cos फाई 0 हो जाएगा, इसलिए एवरेज पावर 0। ठीक है, इतना थ्योरेटिकल बात याद रखना है, इन्हीं बातों से सवाल बनेंगे। ठीक है, इतनी बातों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और सिर्फ सवाल करेंगे। फिर आपको मैं सर्किट दूंगा, आपको मैं 1-2 सर्किट एग्जांपल से सिखाऊंगा कि कैसे चीजों को निकालना है, बस ये फॉर्मूले को याद रखना अच्छे से। ठीक है, इतना फॉर्मूला बेसिक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।